अनुक्रम नियम के अनुसार जो असममित कार्बन परमाणु होता है उससे जुड़े हुए विभिन्न समूहों की सबसे पहले परमाणु संख्या देखी जाती है। यदि हम कहें कि हमारे पास कोई असममित अणु इस प्रकार है कि ये, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कार्बन परमाणु से जुड़े हुए इन चारों समूहों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका? आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर हाइड्रोजन का। तो हम इस तरीके से उनको अरेंज करते हैं, घटते हुए क्रम में उनको लिखा जाता है। फिर जो निम्नतम परमाणु क्रमांक वाला, यहाँ आई नहीं, यहाँ H होगा, तो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होता है उसको सबसे कम प्रायोरिटी यानी कि नंबर 4 दिया जाता है, और जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होता है उसे हायर प्रायोरिटी यानी उच्च अग्रता यानी कि नंबर 1 दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से विभिन्न परमाणु क्रमांक के आधार पर जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसे हायर प्रायोरिटी यानी कि ज्यादा है तो नंबर 1, उससे कम तो नंबर 2, उससे कम परमाणु क्रमांक तो नंबर 3 और सबसे कम परमाणु क्रमांक तो उसे नंबर 4 देते हैं। यदि एक ही तत्व के समस्थानिक जुड़े हुए हैं किसी कार्बन से, असममित कार्बन से, तो फिर जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसे उच्च अग्रता दी जाती है। यानी कि यदि मैं कहूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम है, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ नंबर 1 जाएगा आयोडीन को क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, फिर नंबर 2 जाएगा क्लोरीन को क्योंकि आयोडीन के बाद Cl आता है, उसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, फिर हम नंबर 3 किसको देंगे? दोनों का परमाणु क्रमांक तो एक है, पर इस समस्थानिक ड्यूटेरियम का परमाणु भार ज्यादा होता है, इसलिए इसको नंबर 3 दिया जाएगा और हाइड्रोजन को नंबर 4 दिया जाएगा। यदि नियम 1 के अनुसार दो समूहों की आपेक्षिक अग्रता को निश्चित करना संभव नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन समूहों के अगले परमाणुओं की तुलना करके उसकी आपेक्षिक अग्रता निश्चित करेंगे। उदाहरण के लिए यदि हमारे कार्बन में, जैसे कि यहाँ मैं लिखूं कि CH3 है और एक साइड C2H5 है, तो आप कह सकते हैं कि इस कार्बन से दोनों ही कार्बन जुड़े हुए हैं, है ना? तो अब किसको नंबर दिया जाए? तो हम चूंकि डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है कि किसको अग्रता ज्यादा दी जाए किसको कम दी जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही कार्बन है इसलिए इस कार्बन से जुड़े हुए दूसरे समूह को देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैथिल समूह का जो अगला परमाणु है वो हाइड्रोजन है, जबकि एथिल समूह में जो अगला परमाणु है वो कौन है? CH3 है, तो यानी कि कार्बन है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए उच्च अग्रता किसको दी जाएगी? C2H5 को। तो यहाँ पर क्रमांक किस तरीके से होगा? आयोडीन को 1, C2H5 को 2, CH3 को 3 और फिर हाइड्रोजन को 4। तो यदि कार्बन के साथ समान परमाणु जुड़े हुए हैं तो फिर हम उसकी अग्रता का निर्धारण उसके आगे वाले परमाणु से करते हैं जो उससे जुड़ा होता है। इसके बाद यदि किसी समूह में द्विबंध या त्रियक बंध है यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम ये मान लेते हैं कि वो अणु, वो परमाणु उस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा 2 या 3 बार जुड़ा हुआ है। जैसे कि यदि हम बात करें कार्बोनिल ग्रुप की, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो कितनी बार डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि ये जो है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से 2 बार जुड़ा हुआ है। यानी कि अब यदि आप इस पूरे ग्रुप का
परमाणु क्रमांक या परमाणु भार निकालेंगे तो इसमें 2 बार आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से यदि हम देखें कि कोई परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो किसके समतुल्य होगा? वो समतुल्य होगा कि वो परमाणु उससे 3 बार सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम विभिन्न कार्बन से जुड़े हुए विभिन्न प्रतिस्थापियों को क्या दे सकते हैं? अग्रता निश्चित कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम यदि कोई उदाहरण के द्वारा आप इसको और समझना चाहें तो आपको चित्र में ये ग्लिसरैल्डिहाइड दिखाई दे रहा है। इस ग्लिसरैल्डिहाइड में जो असममित कार्बन परमाणु है वो आप देख सकते हैं 4 समूहों से जुड़ा हुआ है। एक CHO, दूसरा OH, तीसरा H और CH2OH। तो यदि प्राथमिकता का क्रम आप देखोगे इसमें तो असममित कार्बन से जुड़ा हुआ पहला जो OH है उसमें जो ऑक्सीजन जुड़ा है उसका परमाणु क्रमांक बाकी सभी से ज्यादा है, इसलिए पहला नंबर किसे दिया जाएगा? OH को। फिर यदि बात करें CHO और CH2OH की तो CHO में आप देखेंगे कि और CHO और CH2OH दोनों में ही कार्बन है, तो हमारा जो असममित कार्बन परमाणु है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो किसको हम अग्रता दें? तो यहाँ जो CHO है उसमें C डबल बॉन्ड O आता है, यानी कि हम ये मान लेंगे कि ये O जो है वो 2 बार जुड़ा हुआ है। तो यदि अब आप इससे जुड़े हुए समूहों को देखेंगे तो इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, जबकि जो CH2OH है उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 OH है। तो अग्रता किसको जाएगी? इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को। तो सेकंड नंबर जाएगा CHO पर, फिर तीसरा नंबर दिया जाएगा CH2OH को और चौथा नंबर होगा हाइड्रोजन का। यदि आप विभिन्न समूहों के प्राथमिकता का क्रम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न समूहों को उनके परमाणु क्रमांक के घटते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक यहाँ आयोडीन का दिख रहा है तो उसको अग्रता 1 दी जाएगी, उसको नंबर 1 दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है हमारा हाइड्रोजन, इसलिए उसको सबसे कम अग्रता दी जाएगी, सबसे कम प्रायोरिटी दी जाएगी और उसे नंबर 4 दिया जाएगा। तो इस अनुक्रम नियम के आधार पर हम असममित कार्बन से जुड़े हुए विभिन्न प्रतिस्थापियों को नंबर देते हैं, उनकी प्राथमिकता निश्चित करते हैं और फिर इन्हीं प्राथमिकता के आधार पर हम RS विधि में इनका उपयोग करते हैं। चलिए आइए तो अब हम देखते हैं कि RS विधि द्वारा किस प्रकार से विन्यास का निर्धारण किया जाता है। इसमें जिस कार्बन परमाणु का हमें विन्यास निर्धारित करना है उससे संलग्न चारों समूहों को अनुक्रम नियम के आधार पर हम प्राथमिकता के घटते हुए क्रम में 4 अंक प्रदान करते हैं, यानी 1, 2, 3 एवं 4। क्रमांक 1 उस परमाणु या समूह को दिया जाता है जिसकी अग्रता सबसे ज्यादा होती है और क्रमांक 4 उस परमाणु को दिया जाता है जिसकी अग्रता सबसे कम होती है। अग्रता निर्धारित करने के जो नियम है हमने अभी देखे। तो जैसे कि हम बात करें कि ब्रोमो क्लोरो आयोडोमेथेन की, तो यहाँ पर मैं इसे बनाती हूँ। ये ब्रोमो क्लोरो आयोडोमेथेन का ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें नंबर 1 हम किसको देंगे? जिसकी परमाणु संख्या जितनी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा परमाणु संख्या आएगी, इसलिए 1, ये 2, ये 3 और सबसे कम 4। तो जब हम इस चारों समूहों को नंबर दे देते हैं तो उसके बाद हम जो 4 नंबर वाला हमारा समूह है जिसकी अग्रता सबसे कम है उसे इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वो हमारी दृष्टि से सबसे दूर रहे। और इसके लिए हम यदि फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखें तो इसे फिशर प्रक्षेपण सूत्र में हम कैसे लिखेंगे? ये आयोडीन, ब्रोमीन, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। तो फिशर प्रक्षेप सूत्र में हम
इस 4 नंबर, इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 4 नंबर वाले समूह को सबसे दूर रखते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, इस 4 नंबर वाले समूह को ऊर्ध्वाधर रेखा में सबसे नीचे की ओर रखते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा में जब हम सबसे नीचे की ओर इसको रखते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके लिए आपको अंतर परिवर्तन भी करना पड़ सकते हैं। तो यदि आप एक अंतर परिवर्तन करेंगे तो आपको एनेंशियोमर मिलेगा, उसका प्रतिबिंब रूप मिलेगा। और यदि 2 बार अंतर परिवर्तन करते हैं तो आपको उसका मूल विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपको मिल रहा है, ये 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ जो चौथा आपका अग्रता वाला समूह है वो अभी ऊर्ध्वाधर रेखा के नीचे की ओर स्थित नहीं है। तो हम इसको इंटरचेंज करें तो इंटरचेंज करने पर ये किस तरीके से चेंज होगा, हम 4 और 3 के बीच इंटरचेंज करते हैं तो 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ है और ये 1 है। पर अभी जो इंटरचेंज हुआ उसमें आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक बार हुआ, इसलिए अभी ये प्रतिबिंब रूप मिला। तो अभी हम इसको एक बार और परिवर्तित करेंगे और जब हम दूसरी बार इसको परिवर्तित करेंगे तो 1 और 2 के बीच हम इसको परिवर्तित करते हैं तो 2 यहाँ, 1 यहाँ और ये हमारा 3 है और ये 4 है। तो अब जो हमको मिला इस रूप में आप देखेंगे कि जो निम्न अग्रता वाला समूह था वो सबसे नीचे आ गया। तो अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि अब हम इसमें 1 से 2 पर और 2 से होते हुए 3 पर जाएंगे, यानी कि हम यहाँ से 1 से 3 पर जाएंगे। तो 1 से 3 पर जाने के लिए हम एक एरो का यूज करेंगे और वो एरो किस तरीके से मुड़ेगा, इस तरीके से मुड़ेगा। और ये दिशा आप देख रहे हैं, ये दिशा घड़ी के विपरीत दिशा है और जो घड़ी के विपरीत दिशा है यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका विन्यास होगा एस। यदि ये दिशा घड़ी की दिशा होती तो उसका विन्यास होता आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी यौगिक का आर और एस विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक दूसरा परमाणु लेते हैं COOH, CH3, OH और H, तो यहाँ यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका R कन्फिग्रेशन है कि S कन्फिग्रेशन, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए सभी जो समूह हैं उनको अग्रता का क्रम देंगे और अग्रता का क्रम देने में आप कार्बन से जुड़े हुए उस परमाणु का परमाणु क्रमांक देखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ नंबर 1 ऑक्सीजन को जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है। अब बात आती है कि नंबर 2 किसको दें, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो अनुक्रम नियम में हमने देखा था कि यदि ये डिसाइड करना मुश्किल हो कि किसको नंबर देना है तो हम उस परमाणु के आगे वाले जुड़े हुए परमाणु को देखते हैं। तो यहाँ मैथिल ग्रुप में इस कार्बन से आगे H जुड़ा हुआ है जबकि यहाँ कार्बन पर आगे O जुड़ा हुआ है। तो O और OH जुड़ा हुआ है, इसलिए किसका परमाणु क्रमांक टोटलिटी में ज्यादा हो जाएगा, इसका, यानी ये नंबर 2 होगा। फिर नंबर 3 CH3 और नंबर 4 आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पर यदि हम इसको इस तरीके से लिखें 3, 1, 4 और 2, तो अब हमें दूसरा काम क्या करना है कि ये जो निम्न अग्रता वाला हमारा समूह है उसको हमें ऊर्ध्वाधर रेखा में नीचे की ओर लाना है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, कुछ अंतः परिवर्तन करना पड़ेंगे। तो अंतर परिवर्तन करने के लिए हम क्या करें, इस 4 का 1 से परिवर्तन कर दें और साथ ही हम यहाँ एक साथ 2 परिवर्तन कर देते हैं
3 और 2 को भी चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार यदि अंतर परिवर्तन करेंगे तो उसका प्रतिबिंब रूप आपको मिलेगा, जबकि यदि हम 2 बार अंतर परिवर्तन कर दें तो हमें उसका मूल विन्यास प्राप्त होगा। तो हम कितनी बार अंतर परिवर्तन कर रहे हैं? यहाँ पर 2 बार। तो ये कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। 4 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। ठीक है, तो जब इस तरीके से हमने अणु को व्यवस्थित कर लिया कि सबसे कम अग्रता वाला समूह सबसे नीचे आ जाता है, तो उसके बाद हम 1 से 3 की ओर चलेंगे। और 1 से 3 की ओर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहाँ से कहाँ तक जाना है? 1 से 2 और 2 से फिर 3, डायरेक्टली नहीं जाएंगे। तो 1 से 2 और 2 से 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये घड़ी की विपरीत दिशा है और घड़ी की विपरीत दिशा में है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन भी S होगा। तो इस तरीके से हम विभिन्न समूहों की विन्यास का निर्धारण RS विधि द्वारा कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान विधि है और किसी दूसरे यौगिक पर निर्भर नहीं करती, यानी कि ये निरपेक्ष विधि है। तो यहाँ हमने ये RS विधि को समझा। चलिए हम कुछ और उदाहरण से RS विन्यास विधि को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पर लिखती हूँ, COH, CH3, C2H5 और यहाँ पर H। तो हम जानना चाहते हैं कि इसका अभिविन्यास क्या होगा, R होगा कि S होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें इस असममित कार्बन से जुड़े हुए चारों जो समूह हैं उनको नंबरिंग देना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखें, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। इसलिए चूंकि तीनों कार्बन है तो अब हम उससे जुड़े हुए दूसरे परमाणुओं को देखेंगे। तो यहाँ कार्बन से O जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन से H जुड़ा हुआ है और C2H5 को हम ऐसा लिख सकते हैं CH2CH3, यानी इस कार्बन से फिर कार्बन जुड़ा हुआ है। तो निश्चित ही पहला परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। इसलिए जो अग्रता है सबसे ज्यादा किसकी होगी? COOH की होगी। तो COOH को नंबर 1, फिर बारी आएगी C2H5 की, तो C2H5 को नंबर 2, फिर CH3 को नंबर 3 और H को नंबर 4 हम कहेंगे। तो यदि हम इसको इस तरीके से लिखें तो यहाँ नंबर 1, यहाँ नंबर 3, यहाँ नंबर 2 और यहाँ नंबर 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो निम्न अग्रता वाला समूह है, यानी 4 अंक वाला जो समूह है, वो क्षैतिज रेखा पर है। तो या तो आप उसे ऊर्ध्वाधर रेखा पर ले आए, जैसा हम हर बार करते हैं। तो यहाँ आपको अंतर परिवर्तन करना पड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ 2 अंतर परिवर्तन करें, क्योंकि एक अंतर परिवर्तन करने से हमें उसका प्रतिबिंब रूप मिलता है। तो यदि हम 2 अंतर परिवर्तन करेंगे तो हमको ये संरचना किस प्रकार से दिखाई देगी? इस तरीके से, यानी 4 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 1 यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? 1 से 2 और 2 से 3। तो यहाँ पर आप जो एरो देख रहे हैं वो घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो कौन सा होगा? R। ठीक है, यहाँ एक और तरीका है जिसमें आप ये अंतर परिवर्तन किए बिना भी विन्यास का निर्धारण कर सकते हैं। उसके लिए यदि हमारा जो निम्न अग्रता वाला जो समूह है वो क्षैतिज रेखा में है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि ये 1, ये 3, ये 2 और ये 4। तो यदि आप इसको एक्सचेंज नहीं करते हैं, इनमें अंतर परिवर्तन नहीं करते हैं और सिर्फ दिशा देखते हैं, तो जो दिशा आपको मिलेगी उसकी विपरीत दिशा हमारे वास्तविक अणु का विन्यास होगी।
यानी कि यदि दिशा इसको अंतः परिवर्तित किए बिना दिशा क्लॉकवाइज आती है तो वास्तव में जो अणु का विन्यास होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला होगा, यानी कि एस विन्यास होगा। और यदि दिशा एंटी क्लॉकवाइज आती है तो वास्तविक अणु का जो विन्यास होगा वो इस दिशा के विपरीत वाला होगा, यानी क्लॉकवाइज वाला होगा, यानी आर विन्यास वाला होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका विन्यास क्या आएगा यदि हम अंतः परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 से 2 पर जाना है, 2 से 3 पर जाना है। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज आया, तो एंटी क्लॉकवाइज आया यानी कि एस पर ये इसकी दिशा नहीं होगी और वास्तव में अणु जो होगा वो किस विन्यास वाला होगा, आर, क्योंकि इसकी दिशा इस दिशा के विपरीत होगी। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपकी निम्न अग्रता वाला समूह क्षैतिज रेखा पर उपस्थित है तो आप बिना अंतः परिवर्तन किए हुए भी उसके विन्यास को निर्धारित कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी आंसर आएगा उसका विपरीत उसका विन्यास होगा। यानी यदि घड़ी की दिशा के विपरीत आपकी दिशा आ रही है, अणु की दिशा आ रही है, तो एक्चुअल आंसर उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला होगा, यानी यहाँ आंसर एस ना होके आर होगा। तो आप दोनों तरीके से विन्यास का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए अब हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा असममित कार्बन है, 2 असममित कार्बन वाला एक हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। तो जैसे कि ये 2 असममित कार्बन है और इनसे जुड़े हुए विभिन्न समूह हैं H, NH2, H, OH, CH3 और CH3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन भी असममित कार्बन है और ये वाला कार्बन भी असममित कार्बन है। तो इस प्रकार के अणुओं का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसमें मुख्य चेन ढूंढना पड़ती है और इन कार्बन को नंबर देना होते हैं। तो यदि हम कार्बन की मुख्य चेन यहाँ पर देखें तो आपको ये दिख रही है, ये 4 कार्बन वाली इसकी चेन है। तो ये OH यहाँ से पास में है, इसलिए इस पर नंबर 1, इस पर नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। ठीक है, तो यानी ये जो असममित कार्बन है ये सेकंड नंबर वाला कार्बन और थर्ड नंबर वाला कार्बन है। तो हम इस सेकंड नंबर वाले कार्बन को और थर्ड नंबर वाले कार्बन पर को दोनों को ही विन्यासित करेंगे, यानी उनका विन्यास का निर्धारण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम विन्यास का निर्धारण करते हैं C2 वाले का। तो यहाँ आप देखें कि C2 से जुड़े हुए 4, यदि हम प्रतिस्थापी यहाँ बनाए सिर्फ C2 का निर्धारण कर रहे हैं, तो एक प्रतिस्थापी है H, दूसरा है OH, तीसरा है CH3 और चौथा ये पूरा। ठीक है, तो ये वाला समूह। तो यहाँ पर यदि हम इनकी अग्रता निर्धारित करें तो सबसे पहला नंबर आएगा OH का, है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर नंबर 1, फिर नंबर 2 किसको आएगा, ये कार्बन से जुड़ा है और ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। पर यदि हम अगला इसका परमाणु देखें तो ये जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये कार्बन N से, C से और H से जुड़ा हुआ है। तो नंबर 2 किसको मिलेगा, इस वाले को मिलेगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, फिर मैथिल यानी 3 और ये हो गया 4। तो इस तरीके से हम देखें C2 पर जो विभिन्न नंबर मिलेंगे प्रतिस्थापियों को, इस तरीके से मिलेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 नंबर वाला जो हमारा समूह है वो कहाँ स्थित है, क्षैतिज पर। तो यदि आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कर लें और यदि अंतः परिवर्तन से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अंतः परिवर्तन से कर रहे हैं और अंतः परिवर्तन से करने पर हमने यहाँ पर 2 अंतः परिवर्तन एक साथ किए, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 4 1 2 3, यानी कि अब हम 1 2 3 पर जाएंगे, यानी कि ये घड़ी की दिशा में जा रहा है, इसलिए इसका विन्यास क्या होगा, आर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकंड कार्बन है उसका विन्यास आ रहा है R। अब हम निर्धारित करते हैं तीसरे वाले कार्बन का विन्यास। तो जब हम तीसरे वाले कार्बन का विन्यास निर्धारण करते हैं तो उससे जुड़े हुए 4 समूह कौन कौन से होंगे? पहला NH2, दूसरा H, तीसरा CH3 और चौथा ये बड़ा वाला। तो इसमें यदि हम निर्धारण करें तो नंबर 1 किसको जाएगा? NH2 को। क्यों? क्योंकि ये N से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ये दोनों कार्बन से जुड़े हुए हैं, पर यहाँ कार्बन सिर्फ H से जुड़ा हुआ है और यहाँ का कार्बन और ऑक्सीजन और H से भी जुड़ा हुआ है, यानी नंबर 2 किसको जाएगा? इस बड़े वाले समूह को जाएगा। इसके बाद आते हैं नंबर 3, तो नंबर 3 फिर मैथिल ग्रुप को जाएगा और नंबर 4 किसको जाएगा? हाइड्रोजन को जाएगा। अब हम क्या करें? यहाँ जो नंबर 4 वाला ग्रुप है वो ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर की ओर है, तो हम फिर से अंतः परिवर्तन कर लेते हैं। हम इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं और इन दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो किस तरीके से आपको मिलेगा? अब ये 4, ये 2, ये 1 और ये 3। तो ऐसा करने से अब हमारी दिशा क्या हो जाएगी? 1 2 3, यानी घड़ी की दिशा। यानी घड़ी की दिशा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा R, यानी थर्ड नंबर का जो कार्बन है वो भी R विन्यासित होगा। तो इसका यदि हम नाम लिखने की कोशिश करें तो हम इसको लिखेंगे 2R और 3R। क्यों? क्योंकि ये इसका विन्यास बता रहा है। और फिर इसका यदि आप नाम लिखेंगे तो 3-अमीनो ब्यूटेन 2-ऑल इसका नाम होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि एक किरैल कार्बन हो तो भी और एक से ज्यादा किरैल कार्बन हो तो भी हम उन असममित कार्बन परमाणुओं के विन्यास का निर्धारण RS विधि से कर सकते हैं।